हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ डिफरेंट सेल्स पढ़ लिए थे। हमने रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, आपको ने ये गैल्वेनी सेल, आपने वोल्टी सेल, जो भी मैंने आपको पढ़ाया था, और डिफरेंट अलग अलग उसके एग्जाम्पल्स पढ़ लिए थे। और डेनियल सेल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, कैथोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, हाफ रिएक्शन, ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। ईएमएफ पढ़ लिया था, इलेक्ट्रॉन विभव पढ़ लिए थे, ठीक है। और मैंने आपको एक दो क्वेश्चंस भी दिखाए थे। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ये वाली देखो, LOAN लेफ्ट साइड होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है। हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हमने वो भी पढ़ लिया था। जैसे हमने ये देखा था ना कि किस तरीके से लेफ्ट साइड एनोड है, राइट साइड कैथोड है, ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम? इलेक्ट्रोड विभव का मापन, मतलब किस तरीके से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने एक बात पढ़ी थी कि जो सेल होता है वो दो हाफ सेल के कॉम्बिनेशन से बनता है, मतलब रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ। मतलब आधे सेल में रिडक्शन हो रहा है, आधे सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है। हम किसी भी आधे हाफ सेल का या अर्ध सेल का विभव नहीं नाप सकते। यहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िए ऑन द पेज नंबर 34, ओपन योर बुक्स। अकेले अर्ध सेल के विभव का मापन नहीं किया जा सकता, हम केवल दो अर्ध सेलों के विभवों में अंतर को माप सकते हैं, जिससे कि सेल का ईएमएफ प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि दोनों आधे सेलों का हमें विभव नापना पड़ेगा, केवल एक आधे सेल से काम नहीं होगा। तो हम अपनी इच्छा से एक आधा सेल या हाफ सेल को चयन कर ले और उसके सापेक्ष दूसरे अर्ध सेल का विभव नापा जा सकता है, ठीक है। यहां पर एक नई चीज आ रही है आपके पास, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैंने यहां लिखा हुआ है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या शॉर्ट में शी कहा जाता है, SHE, शी। S फॉर स्टैंडर्ड, H फॉर हाइड्रोजन, E फॉर इलेक्ट्रोड। तो शी की बात करते हैं। देखो शी की जरूरत हमें कब पड़ती है। देखो अभी तक आपने जो इससे पहले ऊपर एग्जांपल देखा था, देखो यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड दिख रहे थे, वन इलेक्ट्रोड इज ऑफ कॉपर एंड सेकेंड वन इज सिल्वर। तो एक कॉपर का इलेक्ट्रोड था, एक सिल्वर का इलेक्ट्रोड था, दोनों हाफ हाफ सेल का आपने नाप लिया। बट कभी ऐसा हो कि आपको कोई एक ही धातु दी जाए, जैसे कि आपको कोई धातु दे दी जाए कॉपर, कि खाली एक तो आपको कॉपर का इलेक्ट्रोड दे दिया है और अब इसका विभव नापो, तो आप कहोगे यार आधे सेल से तो मैं नाप ही नहीं पाऊंगा, बाकी आधा मैं कहां से लाऊं। तो जब आपके पास एक ही धातु और एक ही इलेक्ट्रोड यानी कि हाफ ही दिया जाए, तो आप दूसरी तरफ एक मानक इलेक्ट्रोड का यूज कर सकते हैं, जो कि शी है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहां पर अब हम देखेंगे कि जब आप एक ही इलेक्ट्रोड दिया हो और कभी दूसरा नहीं दिया हो, तो हम किसके सापेक्ष, हम शी यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष दूसरे इलेक्ट्रोड का ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहां पर देखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नामक अर्ध सेल को एक चित्र में नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आप याद रखना। प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, एक वर्टिकल लाइन H2, वर्टिकल लाइन H+, इसके द्वारा निरूपित किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सर एग्जाम में पूछी जाने वाली बात, इसका विभव निम्नलिखित अभिक्रिया के संगत समस्त तापों पर शून्य होता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका जो आपका विभव है ऑलवेज जीरो होता है। तो उसके सापेक्ष आप दूसरा निकाल लो, तो ये आपका कुछ कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करता है, सीधा इसका जीरो है। आप इसका मान जहां भी हमको रखना है वहां हमको जीरो रखना है। हम इसको एज अ कैथोड भी यूज कर सकते हैं, हम इसको ऐसे एनोड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका मान जीरो होता है, ठीक है। तो सभी तापों पर इसको शून्य निर्दिष्ट किया गया है। इसके अंदर रिएक्शन कैसे होती है, देखो H+ आयंस, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। यहाँ दो बातें होती है, या तो H+ से हाइड्रोजन बन रही होती है, या H2 से वापस से टूट करके H+ बन रहे होते हैं। तो एक पार्ट उसका ऑक्सीडेशन, एक पार्ट रिडक्शन। तो कभी आपके पास देखो, इसको ऐसे यूज करना है, जिन बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। देखो क्या हो रहा है, आपने कोई चीज ले ली जहां पर आपकी कोई धातु कैथोड की तरह कार्य कर रही है, ठीक है, और एक आपको एनोड की जरूरत है। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अगर धातु जो भी आपको दिया हुआ है एग्जाम में, वो अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है और एक ही दिया है, तो आप शी को लेंगे जब वो रिड्यूस कर रहा होगा,
राइट, जब उसमें रिडक्शन हो रहा होगा। और अगर आपको कोई धातु दी है जो कि कैथोड पर है, जहां पर उसका रिडक्शन हो रहा होगा, वहां पर आप शी का यूज करेंगे, जहां पर शी ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो शी बड़ा कमाल की चीज है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं कैसे काम करेंगे अपन, ठीक है। ये कैसे होता है, बहुत सी बार अगर बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना बताइए, उसका डायग्राम बताइए, वो किस तरीके से बना होता है, उसकी संरचना अपन देख लेते हैं। यहां पर देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लैटिनम ब्लैक से लेपित प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। इलेक्ट्रोड किसका है, प्लैटिनम का है, राइट। इलेक्ट्रोड अम्लीय विलयन में डूबा हुआ होता है। मतलब आपने एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड ले लिया, ये देखो अगले पेज पे एक डायग्राम दिया हुआ है, एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड दिख रहा है आपको, और वो किस में डिप किया हुआ है, एक अम्लीय विलयन में डूबा हुआ होता है। इस पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस बुदबुद की जाती है, मतलब आपने बबलिंग करी प्योर हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन की अपचयित एवं ऑक्सीकृत दोनों अवस्थाओं की सांद्रता इकाई मान पर स्थिर रखी जाती है। यहां पर कंडीशन है, इसका मतलब यह है कि विलयन में हाइड्रोजन गैस का दाब, प्रेशर फिक्स्ड है, प्रेशर इज ऑलवेज 1 बार। एंड हाइड्रोजन आयन, अगर वो हाइड्रोजन क्या है, दो बातें मैंने बताई, या तो H+ होगा या H2 होगा। H+ हमेशा विलयन में होगा। विलयन में क्या होगा, सांद्रता 1 मोलर। और अगर हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होगी तो वो क्या होगा, बार में। उसको हाइड्रोजन गैस का तो हम दाब लेंगे तो वो बार होगी, ठीक है। तो हमें दो बातें देखनी है। क्या, आपसे अगर पूछा जाए कि शी का पूरा नाम क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दूसरा, शी का विभव क्या होता है, ऑलवेज 0। शी में क्या क्या हो सकता है, शी में या तो हाइड्रोजन गैस हो सकती है और H+ आयन हो सकते हैं। हाइड्रोजन गैस किस पे होगी, 1 बार प्रेशर पे होगी। अगर हाइड्रोजन आयन है तो उनकी सांद्रता क्या होगी, 1 मोलर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इतनी बात शी का डायग्राम आप यहाँ देख लीजिए। प्लैटिनम, कौन सी धातु आपके पास एक नंबर में पूछा जाए, शी के अंदर कौन सी धातु यूज की जाती है, तो आप क्या बोलेंगे, प्लैटिनम, प्लैटिनम धातु यूज की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम से लेपित प्लैटिनम पत्र, और उसको हमने एक अम्लीय विलयन में डुबोया हुआ है, उस पर हाइड्रोजन गैस की बबलिंग की जाती है, ठीक है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड तथा किसी दूसरे सेल को कैथोड के स्थान पर लेकर बनाई गई ऐसी सेल जिसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या कैसे लिखा जाता है, एक तरफ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फिर 2 वर्टिकल लाइन और फिर दूसरी अर्ध सेल। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ ऊपर एक बात बताई थी कि अगर एक चीज एनोड पर है तो दूसरी तरफ शी को कैथोड पे रख दो। जो आपकी धातु है, अगर उसे आपको एनोड बन रहा है तो आप दूसरी तरफ शी को कैथोड पे ले लो। और अगर दूसरी तरफ आपकी धातु कैथोड पर है तो आप शी को एज अ एनोड ले सकते हैं, ठीक है। और उसे प्रेजेंट कैसे कहते हैं सेल को, देखो यहां पर ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप भी कर लो। कैसे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, 2 वर्टिकल लाइंस, और उधर आपकी दूसरी हाफ सेल को आपको इस तरीके से लिखना है। ये आप अपनी बुक में अंडरलाइन जरूर कर लेना, ठीक है। कैसे लिखते हैं अभी आगे मैं बता दूंगी। इसका 298 केल्विन पर ईएमएफ दूसरी अर्ध सेल के अपचयन विभव का मान देता है। तो आप एक से दूसरे को ज्ञात कर सकते हैं, और आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान कितना रखना है, इसके विभव का मान क्या रखना है, ऑलवेज 0, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। यदि दाहिनी ओर वाले अर्ध सेल की अपचयित एवं ऑक्सीकृत स्पीशीज की सांद्रताएं इकाई हो तो उपरोक्त सेल के विभव को दाहिनी और अर्ध सेल के विभव को बाईं ओर, मतलब आप जो जिधर की तरफ भी आपका धातु है उसके दूसरी तरफ आप शी का मान लिख सकते हो। जैसे कि आपको ये फॉर्मूला याद ही है, E0 सेल इज इक्वल टू E राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड। हमने यहाँ पढ़ा था, याद है आपको, देखो ये पढ़ा था हमने, देखो मैंने आपको यहाँ बताया था, पेज नंबर, इट इज ऑन द पेज नंबर 34। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था ना, देखो इस तरीके से ई सेल इज इक्वल टू दाया माइनस बाया, यानी कि ई सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, यानी कि ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो, वो एक ही बात है, राइट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जहां ई सेल का मानक विभव ई राइट और ई लेफ्ट क्रमशः दाहिनी और बाईं ओर सेल के इलेक्ट्रोड विभव का मान है, लेफ्ट राइट लिखा हुआ है इसके अंदर। चूंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0 यानी कि 0 होता है, तो हम क्या करेंगे, अगर आपका राइट साइड का कैथोड कोई धातु दी हुई है और आपका शी कहाँ है, एनोड के ऊपर, तो आप एनोड का मान क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, दूसरे का अपने आप आ जाएगा, राइट। निम्नलिखित सेल का ईएमएफ मापित 0.34 V है, जो कि निम्नलिखित अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड का विभव भी है। अब देख लेते हैं प्रेजेंट कैसे करना है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरी तरफ
डैश लगा के हाफ रिएक्शन सेल लिखना है। देखो यहाँ पर एक आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी के साथ एक अभिक्रिया दे रखी है। देखो ये यहाँ पर इसे अंडरलाइन करेंगे अपन, प्लैटिनम, हाइड्रोजन और H+। तो प्लैटिनम में H2 से H+ बन रहा है, H2 से H+ बन रहा है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये कौन सा पार्ट हो गया, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। और आपका इधर कॉपर से कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर में जा रहे हैं, यानी कि ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन वाला पार्ट हो गया। तो आपने क्या किया, देखो इन दोनों के बीच में आपने इस तरीके से वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइन लगाई है और इस तरीके से आपने इस सेल को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो जिधर माइनक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आएगा एक तरफ वो आ जाएगा, दूसरी तरफ आपकी धातु आ जाएगी। तो इसकी आधी सेल की अभिक्रिया क्या है, आपको एक ही इलेक्ट्रोड दिया था, देखो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रोड दिया था कॉपर का, कॉपर +2 जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में। ठीक है, तो ये आपका हो गया, तो दूसरा क्या हो गया, शी हो गया। इस प्रकार इस सेल का मापित EMF 0.75 है, जो कि मानक इलेक्ट्रोड के संगत है, मतलब आपने उसका 0 रखा। अब आपको एक ऐसी अभिक्रिया दे दी जाए, देखो ये जिंक +2 से जिंक जा रहा है, जिंक +2 से जिंक में जा रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है मतलब ये रिडक्शन पार्ट है। देखो आपने रिडक्शन पार्ट को राइट साइड लिख दिया और इसको आपने राइट साइड लिख दिया और डबल आपने वर्टिकल लाइन से इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। तो आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ साइड में देखना, आप ध्यान से, ये बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है, आप भी अपनी बुक में नोट डाउन कर लो। शी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये दो काम कर सकता है, या तो ये रिडक्शन की तरह काम कर सकता है या ये ऑक्सीडेशन की तरह होता है। जब ये रिडक्शन कर रहा होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब H+H2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो वैसे तो इसका विभव का मान 0 होता है, पर आप उस समय उसके विभव को क्या बोलेंगे, मानक अपचयन विभव, क्योंकि यहाँ अपचयन हो रहा है जब H+H2 में जा रहा है। दूसरी तरफ मानक ऑक्सीकरण, कभी ऐसा हो कि दूसरी धातु आपकी अपचयित हो रही हो तो शी क्या करेगा, वो ऑक्सीकरण करेगा, उस समय उसको SOP या मानक ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। मान तो 0 हो गई होगा, पर लिखेंगे कैसे, H2 जा रहा होगा H+। तो शी एक ऐसा स्टैंडर्ड है कि आपके पास दूसरी कोई भी रास्ता नहीं हो तो आप शी का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद यहां पर हो गया, हम इस तरीके से डैनियल सेल आपको अगर दो अलग अलग सेल दे रखे हैं तो आप इस तरीके से बता देंगे, वरना शी अगर आपको यूज करना है तो शी की दोनों बातें आपको मैंने बता दी। मानक अपचयन, अगर उसका अपचयन वाला पार्ट यूज कर रहे हैं तो H+ से H2 बनेगा, अगर आप उसका ऑक्सीकरण का पार्ट यूज कर रहे हैं तो वहां पर H2 से H+ बनेगा। और अगर आपके पास 1 मार्क में क्वेश्चन आता है कि अगर शी के अंदर हाइड्रोजन गैस है तो वो कितने दाब पर है, 1 बार पे, और अगर H+ आयन जलीय अवस्था में है तो उनकी सांद्रता क्या होगी, 1 मोलर विलयन उनका होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक टेबल एक्स्ट्रा दी है जो आपकी बुक में नहीं दी है, आप अपने नोट्स में से ऐड कर लीजिए कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा अन्य इलेक्ट्रोड विभव का मापन। कुछ बच्चों को मेरी अगर अभी तक बात समझ में नहीं आई है तो वो ये समझेंगे कि आपके पास एक ही इलेक्ट्रोड है और दूसरा इलेक्ट्रोड नहीं है, तो आप ऐसी अभिक्रिया में हाफ सेल मतलब अर्ध सेल ये तो उस सेल को पूरा कैसे करेंगे। आपको एक ही धातु दी गई है, लाइक कॉपर का इलेक्ट्रोड दिया है, तो आप दूसरी धातु कहां से लाएंगे, तो आपने मानक इलेक्ट्रोड बना लिया है जिसे कहते हैं शी, तो इसको यूज कर लेंगे। माना कि ये अपचयित हो रहा है तो इस समय शी क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत। कभी आपको एक ही इलेक्ट्रोड दिया जो खुद ऑक्सीकृत हो रहा है, दूसरी तरफ खाली जगह में आप क्या कहेंगे, फिर मानक को ले आएंगे, मानक उस समय क्या हो रहा होगा, अपचयित हो रहा होगा। तो मानक का काम है कि आपके आधे सेल अगर आपको दिए हुए हैं तो आप उसको पूरा करें और इसके विभव का मान 0 रखना है। सीधी सी बात है, बहुत ही आसान है। ठीक है, यहां पर देखो मैंने एक टेबल में 2 चीजें दी हुई है। देखो M इलेक्ट्रोड यानी कि कोई भी धातु का इलेक्ट्रोड प्लस आपने शी ले लिया है और इस समय शी क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है। अगर दूसरा केस है कि आपको कोई M इलेक्ट्रोड दिया हुआ है और वो ऑक्सीकृत हो रहा है, तो आपने शी ले लिया जो इस समय शी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो जब शी ऑक्सीकृत हो रहा है तो ये आपकी कंडीशंस आ रही है, ये क्या M इलेक्ट्रोड को आप एनोड ऑक्सीकरण के रूप में लेंगे। ठीक है, उसके बाद शी आपका मानक इलेक्ट्रोड है जो कि अपचयित यानी कि कैथोड की तरह कार्य कर रहा है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो एनोड और ये आपका कैथोड। ठीक है, विद्युत वाहक बल, तो क्योंकि ये कैथोड पर है
तो यानी कि राइट साइड में तो इसका मान 0 रखना है आपको। एग्जाम में अगर इसका ज्ञात करना है तो आप इसका दिया है तो इससे आप ई सेल निकाल सकते हैं। अगर आपने उल्टा कर लिया कि एम इलेक्ट्रोड आपका कैथोड अपचयन के रूप में कार्य करता है, तो आपका शी किसकी तरह कार्य करेगा? एनोड की तरह कार्य करेगा। उसका निरूपण ऐसा हो जाएगा कि जब वो एनोड की तरह कार्य करेगा तो H2 जाएगा H+ में और इधर आपकी मेटल आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड वाली जगह, लेफ्ट में रहता है ना एनोड, LOAN, तो लेफ्ट में एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप यहां पर L वाली जगह 0 मान रख देंगे शी का। ठीक है, तो इस तरीके से हम शी की हेल्प से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन विभव का मापन कर सकते हैं। अगले पेज पे हम जा रहे हैं, ऑन द पेज नंबर 36। सेल की समग्र अभिक्रिया उपरोक्त अभिक्रियाओं का योग होती है। जैसे जिंक और कॉपर +2, तो लेफ्ट से राइट को, लेफ्ट राइट का मान रखेंगे और इस तरीके से आप ई सेल को ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, इस पर आपके क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एग्जाम में दिया हुआ है क्या कि कॉपर 2+ से जा रहे हैं अपन कॉपर में, तो इसका मान दे दिया 0.34 वोल्ट। आपको दिया है जिंक जा रहा है जिंक +2 में और इसका मान रखा है 0.76, तो सेल का ई सेल ज्ञात कीजिए। तो आपको ये सूत्र यूज करना है, राइट माइनस लेफ्ट। अब आप राइट और लेफ्ट का तो समझ जाते हैं, लेफ्ट पे कौन रहता है? LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो यहां पर एनोड कौन बन रहा है? जिंक। तो आपने लेफ्ट में इस जिंक का मान लिख दिया -7, माइनस दे रखा है, इसका मान माइनस कर लेंगे, -0.76, इसका मान लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे, इसका मान इधर करके इस तरीके से आप ई सेल या सेल का ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं। अब कभी कभी प्लैटिनम एवं स्वर्ण जैसी धातुएं अक्रिय इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होती हैं। वे अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं, परंतु ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाओं के लिए इलेक्ट्रॉन का चालन अपनी सतह प्रदान करती है। तो प्लैटिनम यहाँ क्या कर रहा है? एक सतह प्रदान कर रहा है। बस, प्लैटिनम खुद रिएक्शन नहीं कर रहा है। प्लैटिनम की आदत है हाइड्रोजन गैस को अब्सॉर्ब करने की, तो प्लैटिनम एक सतह प्रदान कर रहा है। इसकी जगह प्लैटिनम या स्वर्ण जैसी अक्रिय धातुएं ली जाती है जब भी शी बनाया जाता है। सबसे ज्यादा प्लैटिनम का ही यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, अब अगर आपसे पूछा जाए कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अर्ध अभिक्रियाओं को लिखिए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इस तरीके से अर्ध अभिक्रिया हो सकती है, जहां H2 H+ में जा रहा है तो इसकी अर्ध अभिक्रिया ये हो जाएगी। ब्रोमीन इलेक्ट्रोड भी ले सकते हैं अगर प्लैटिनम के साथ ब्रोमीन गैस, मतलब आपने हाइड्रोजन गैस पास करी, कोई ब्रोमीन गैस भी तो पास कर सकता है, तो ब्रोमीन गैस के लिए ये हाफ रिएक्शन है। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हम कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या पता चलता है? देखो, मानक हाइड्रोजन विभव से हम क्या सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कुछ मान यहाँ नीचे सारणी में दिए, अभी उससे अपने को कोई काम नहीं है। यहाँ देखो, यदि किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 से ज्यादा होता है, अब देखो मानक तो 0 है, कोई चीज 0 से ज्यादा भी हो सकती है, कोई चीज 0 से कम भी हो सकती है। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है ऊपर, यहाँ पर देखो जिंक का मान क्या है? -0.76, मतलब 0 से कम है, और कॉपर क्या है? +0.34, इसका मान 0 से ज्यादा है। तो अब हमारे पास केस क्या हो सकता है? हमने मानक, उसको स्टैंडर्ड मान लिया है, वो 0 पे है। अब कोई चीज, यदि किसी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 से अधिक होता है तो उसकी अपचयित अवस्था हाइड्रोजन गैस से अधिक स्थायी होती है। अपचयित, उसका अपचयन पहले होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होता है तो हाइड्रोजन गैस उस स्पीशीज की अपचयित अवस्था से अधिक स्थायी होता है। तो ये आपको याद कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। इसकी हेल्प से आपके बुक के अंदर फ्लोरीन और लिथियम के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो आप याद कर लेना। वो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, वो आपसे नीट जेई के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे फ्लोरीन मैंने अंडरलाइन किया है, फ्लोरीन का केस देखें। अगर फ्लोरीन की हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड विभव से कितना उसका मान ज्यादा है, 0 से क्या ज्यादा है? फ्लोरीन गैस एक प्रबल ऑक्सीकारक है। देखो फ्लोरीन गैस, इसका E0 उच्चतम है, यानी कि धनात्मक है। ठीक है, देखा एक सारणी दी हुई है, चलो आप सारणी में देख लो। ये इलेक्ट्रोकेमिकल विद्युत रासायनिक श्रेणी है, आप पेज नंबर 37 पे जाके देखिए आराम से। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अलग अलग धातुओं के, अलग अलग गैसेस के इलेक्ट्रोड विभव देख रहे हैं आपको यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। कैसे? देखो कहाँ दिख रहा है आपको? हाइड्रोजन कहाँ दिख रहा है? जाके देखो, देखो हाइड्रोजन आपको यहाँ बीच में दिख रहा है जिसका मान क्या है? 0।
इस टेबल में देखो जो लोग हाइड्रोजन से ऊपर हैं उनके मान धनात्मक हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उनके मान ऋणात्मक है, मतलब 0 से भी कम है। तो इनका जो नीचे दिया हुआ है, जैसे लेड हो गया, टिन हो गया, निकल, आयरन, क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लिथियम, जो लिथियम, ये सब जो धातुएं हैं ये सब क्या है, नीचे जाओ देखो बढ़ती हुई, नीचे जाएंगे तो क्या हो रहा है, नीचे एक एरो दिख रहा है आपको यहां पर। अगर मान ज्यादा नेगेटिव है तो अपचायक क्षमता ज्यादा होगी। मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, वो बहुत जल्दी अपचायक होते हैं, अपचयित होते हैं, राइट। और अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो तुम ये देखो ध्यान से कि हाइड्रोजन के जो नीचे जिनका मान ऋणात्मक है वो सब धातुएं हैं, ज्यादातर धातुएं हैं। और जो हाइड्रोजन के ऊपर है उससे ज्यादातर आपके पास नॉन मेटल्स या अधातुएं हैं, बस आपका सिल्वर और कॉपर ये सब जो है जो बहुत कम रिएक्टिव है, गोल्ड, यही धातुएं जो बहुत ही अक्रिय धातुएं जो इतनी आसानी से अपचयित नहीं होती है। तो अगर हम देखें जिनका मान ऋणात्मक है उनकी अपचायक क्षमता अधिक होती है और ऑक्सीकारक क्षमता कम होती है। ठीक है, अब इसी में देख लो लिथियम और फ्लोरीन को देख लो। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन की कौन सी क्षमता ज्यादा होगी, देखो ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होगी और अपचायक क्षमता कम होगी। यही बात यहाँ ऊपर पैराग्राफ में लिखी हुई है। क्या कह रहा है, सारणी में फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्चतम है, यह इंगित करता है कि फ्लोरीन गैस की F- में अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिकतम है। फ्लोरीन, बस तुम तो काम की बात अंडरलाइन करो, फ्लोरीन गैस प्रबलतम ऑक्सीकारक है एवं फ्लोराइड आयन दुर्बलतम अपचायक है। ठीक है, इतनी कहानी नहीं पढ़ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब आपको समझ में आ गया है। ऐसे शॉर्ट नोट बनाओ कि फ्लोरीन गैस, इसका E0 यानी कि आपका मानक इलेक्ट्रॉन विभव उच्चतम है, जिसके कारण F2 क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक, और F- क्या है, दुर्बल अपचायक। चार जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहां ऐसा आएगा कि निम्न में से कौन प्रबल अपचायक है, F-, Cl-, Br-, I-। ठीक है, तो ये आपको ये याद कर लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं, लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव न्यूनतम है, मतलब पॉजिटिव में है बहुत ज्यादा वैल्यू। यह बताता है कि लिथियम आयन दुर्बलतम ऑक्सीकारक, जबकि लिथियम धातु जलीय विलयन में प्रबल अपचायक है। ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, लिथियम धातु E0 इसका न्यूनतम है, लिथियम दुर्बल ऑक्सीकारक है, लिथियम धातु है, ठीक है ना। अगर ये खाली लिथियम लिखा है मतलब ये समझ जाओ लिथियम धातु है, दुर्बल ऑक्सीकारक है, और लिथियम प्लस आयन प्रबल अपचायक है। ठीक है, तो इस पूरे पेज की समरी ये है जिसको आपने नोट कर लेना है और इतना याद कर लेना है, बहुत ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है, हम जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तब एक दिन पूरा एक लेक्चर पूरा अपन क्वेश्चन सॉल्विंग पर कर लेंगे, राइट। फिर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, अब आपको ये सीरीज थोड़ी थोड़ी याद रखनी है कि किसका ज्यादा विभव है किसका नहीं है, कौन हाइड्रोजन के ऊपर है कौन हाइड्रोजन से नीचे है। ये मैंने अगर जिन बच्चों को मैंने ऑफलाइन पढ़ाया उनको ये भी पढ़ाया है कि यहाँ पे कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो आप शॉर्ट ट्रिक बना के इनको इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी यहाँ लिखा हुआ है, देखो नीचे इसी 37 में नीचे 1 और 2 दो पॉइंट लिखे हुए हैं कि ऋणात्मक E0 का अर्थ है कि रेडॉस युग्म H2 यानी कि H+H2 की तुलना में प्रबल अपचायक है, और अगर किसी का ज्यादा है तो वो इसकी तुलना में दुर्बल अपचायक है। ठीक है, मैंने आपके लिए एक विद्युत रासायनिक श्रेणी का जो आपकी बुक में नहीं दिया है, प्लीज आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लो। इसी बात की एक समरी भी लिखी हुई है कि 298 केल्विन पर धातु इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभव अनुसार निर्धारित सक्रियता श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। क्वेश्चन आ जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, तो आप इस तरीके से लिख देना उसकी डेफिनेशन, उसकी क्या क्या उपयोगिता है, क्यों हमारे लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी इंपॉर्टेंट है। यदि E0 इज पॉजिटिव, अगर E0 का मान धनात्मक है यानी कि 0 से ज्यादा है तो रेडॉस युग्म उसकी तुलना में दुर्बल अपचायक है, अगर वो ऋणात्मक है तो उसकी तुलना में प्रबल अपचायक है। ठीक है, यही चीजें मैंने शॉर्ट में लिखी हुई है। F2 गैस का E0 उच्चतम होता है इसलिए प्रबल ऑक्सीकारक, दुर्बल अपचायक, वही सेम चीजें मैंने लिखी हुई है, आप अपने नोट्स में ऐड कर लो समरी फॉर्म में, इसको याद कर लो। इससे आपके थ्योरेटिकल 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन भी हो जाएंगे और बोर्ड्स के लिए, और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट जेई कर रहे हैं तो वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द नर्न्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्न्स्ट समीकरण। ठीक है, नर्न्स्ट समीकरण भी हमें हेल्प करता है क्या, अब अपन देखते हैं। हमने पहले माना कि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में प्रयुक्त समस्त स्पीशीज की
मोलर सांद्रता 1 है। अगर हमने माना कि सबकी मोलर सांद्रता क्या होए 1 हो, आवश्यक नहीं है कि हमेशा सही हो। नर्स्ट ने बताया कि इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया जैसे कोई एक अभिक्रिया है Mn+, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और M बनाया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया मतलब इसका अपचयन यानी कि रिडक्शन हुआ। के लिए किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापा गया इलेक्ट्रोड विभव निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है। अब देखो यहाँ पर तुमको एक चीज दिखाती हूँ मैं। आप लोगों ने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स साम्यावस्था। वहां पर थोड़ा सा नीचे जाके देखो तो या वहां पर अगले पेज पे मैं तुमको दिखाती हूँ। साम्यावस्था में तुमने क्या देखा था कि एक अभिक्रिया दी हुई थी। सी ऑन द पेज नंबर 39। देखो एक अभिक्रिया दी हुई थी ए बी बी सी सी डी डी। अगर साम्यावस्था पे आई या उस समय हमने लिखा था कि इसमें के का मान किस तरीके से लिखते थे, क्या कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, मतलब प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे। ठीक है, तो इसी तरीके से उन्होंने बोला कि जब कोई अभिक्रिया, वापस यहीं ऊपर ही आ जाइए, अभी यदि कोई अभिक्रिया, मतलब इस पेज पे ज्यादा उलझने की जरूरत है, इस पेज पे जो काम कीजिए बस आप ये कर लो कि यहाँ पर एक आर दिया है जिसे गैस स्थिरांक 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इसकी यूनिट होती है। एक एफ है जो कि फेराडे स्थिरांक है। फेराडे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, फेराडे स्थिरांक, इसका मान 96487 कूलम पर मोल है। इसको हम कैलकुलेशन के लिए बहुत आसान से आप इसकी जगह लिख लो 96500, मतलब थोड़ा राउंड फिगर में कर लो तो उससे क्या है हमारी सारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। टी को कैल्विन में यानी कि ताप को कैल्विन में लेना है। ठीक है, अब हम आगे देखें, अगले पेज पे चलो सीधा। नर्स्ट ने ये बताया कि जब हमें किसी सेल के लिए रासायनिक अभिक्रिया के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है तो यहां पर देखो एक रिएक्शन दी हुई है तुमको Na+2 Ag+2, एक सेल दिया हुआ है। इस रिएक्शन, इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो नर्स्ट इक्वेशन ये होती है कि सी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF। मतलब मैं आपको यहां लिख देती हूं, एक नर्स्ट इक्वेशन यहां लिख देती हूं, कॉमन ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT/NF LN, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, प्रोडक्ट क्या रिएक्टेंट क्या। अब इस अभिक्रिया के अंदर मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये ई नॉट सेल इज इक्वल टू RT/NF, N क्या है यहां पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन। जिन बच्चों को दिक्कत है मैं हिंदी में लिख देती हूं, N इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन। जैसे कोई अभिक्रिया है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे ये अभिक्रिया दे रखी ना, निकल से निकल +2 बन रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है 2, तो N का मान क्या हो जाएगा 2। Ag से Ag बन रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का मान है, अगर यहाँ 1 हो रहा है तो 1 पर, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ है तो यहाँ 2 Ag लगेगा, तो अपने आप ही 2, इस पूरी अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज दिख रहा है। तो यहाँ पर NF LN, देखो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, इस तरीके से अपन इसको कर लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल करेंगे उससे समझ में आ जाएगा, नीचे दिया हुआ एक एग्जाम्पल। ठीक है, उससे करते हैं। एक अभिक्रिया दिए हुए सेल को निरूपित कीजिए। यहाँ पर मैग्नीशियम दिया है 2Ag+ Mg+2 और Ag। सबसे पहले देखो N का मान क्या है, Mg से Mg+2 बना, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। Ag से Ag बना, Ag+ से Ag बना, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, पर इसके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है 2, तो राइट डाउन 2। तो यहां पर सीधी सी बात है, इस अभिक्रिया के लिए N का मान तो 2 आ गया। F मैंने आपको बता ही दिया है, F हमेशा फिक्स्ड है, फेराडेस कांस्टेंट 96500 लेना ही लेना है। ठीक है, अब देखो इस अभिक्रिया के सेल को आपने यहाँ पे लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं आ रहा है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, इसकी सांद्रता दी हुई है 0.130 मोलर, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है इस Ag+ आयन की कितनी 0.0001, राइट। तो अब आपने इसको सेल को कैसे लिखा था, सेल लिखना सबको आता है ना, लेफ्ट राइट वाला। ठीक है, अब इसके लिए आपने नर्स्ट इक्वेशन लगाई, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF। अपनी ये सेल ये थी ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT/NF LN,
प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट कौन है, Mg2 प्लस, रिएक्टेंट कौन है, Ag+2, ठीक है। अब देखो, अब यहां देखो ई नॉट सेल आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 3.17, ठीक है, ये ले लिया तो आपने ई सेल का मान लिख लिया माइनस RT&F। अब मैं आपको यहाँ एक काम की चीज बता देती हूँ कि आपके लिए RT और F, R की वैल्यू कांस्टेंट है, T की वैल्यू कांस्टेंट है, F की वैल्यू कांस्टेंट है। जब भी ये RT/F आया आपके पास, यहाँ पे बुक में 0.059 दिया हुआ है, आप इसको फिक्स करो 0.06। तो आपने जो फाइनल नॉन्स्ट इक्वेशन बनानी है आपको, एक ये नॉन्स्ट इक्वेशन तुम लिख लो, बस उसी से सारा काम करना है। क्या करना है, देखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT&F तो होता ही है, RT&F की जगह, इस RT&F की जगह हम डायरेक्ट लिख लेंगे क्या, 0.06 डिवाइडेड बाय n। R, T और F का मान पहले ही सॉल्व करके दे दिया आपको, शॉर्ट ट्रिक दे दी है, ठीक है। Ln और आपके पास जो भी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है, रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। ये आपकी क्या है, नॉन्स्ट इक्वेशन। तो यहां पर दिख रहा है आपको क्या कि 0.59, इसको 0.06 कर लेना, n का मान 2 आ ही चुका है, लॉग, ठीक है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है, Mg+2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.130 और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1। और वैसे ही नीचे सिल्वर का कितना दिया हुआ है, पर आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 2। और इस तरीके से मान लिख करके आप पूरी तरीके से सॉल्व करके और क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ई सेल का परिकलन कर लिया, आपको एक पूरा सेल दिया है जहां पर इकाई सांद्रता दी हुई है। अब आपको पहचानना कैसे है कि आपको नॉन्स्ट इक्वेशन लगानी है, ठीक है। तो आपको क्या, ई सेल पूछा जाएगा, ई नॉट सेल क्वेश्चन में दिया जाएगा, एक अभिक्रिया दी जाएगी जिनमें जो अभिकारक है उनकी सांद्रता दी जाएगी। जब आपके पास क्या क्या चीजें हो, जब आपके पास सांद्रता हो, आपके पास ई नॉट सेल हो या ई सेल हो, कोई भी एक चीज हो, ठीक है, और आपको सांद्रता दी हुई है और आपके पास एक अभिक्रिया दी हुई है। जब ये सब दी हुई है और इनमें से कोई एक चीज पूछी जाए तो आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, नॉन्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका नॉन्स्ट इक्वेशन यहां पर पूरा हुआ है। हम अगले लेक्चर में, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो अपन नॉन्स्ट इक्वेशन का साम्य स्थिरांक कैसे निकाल से क्या रिलेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो बच्चे न्यू हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आराम आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपना नोट डाउन कर लीजिए, अपनी बुक लेके बैठिए, अपने नोट्स लेके बैठिए और आराम से आप उसमें पढ़ाई करिए। और कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज कमेंट डाउन द बिलो। आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और प्लीज लाइक द वीडियो। ओके, थैंक यू।